हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 का एक परफेक्ट एक एक्यूरेट सिलेबस को देखने वाले हैं और इस सिलेबस को बनाने के लिए अलग ही मेथड का इस्तेमाल किया गया है। वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। पैरामेडिकल के एग्जाम पैटर्न के बारे में समझेंगे कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है ना। एग्जामिनेशन पैटर्न का मतलब होता है एग्जामिनेशन किस तरीके से लिया जाता है, एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स होते हैं, हर एक चीज पैरामेडिकल का हम लोग एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो सिलेबस है ना दोस्त, बहुत ही गारंटेड सिलेबस मैं इसको कह सकता हूं। अगर आप इस सिलेबस को कवर करते हैं तो 100% सिलेक्शन होगा। अब मैं उन विद्यार्थियों के बारे में बात कर लेता हूं जो विद्यार्थी 2023 का एग्जामिनेशन दिए और थोड़ा सा एग्जामिनेशन उनका खराब गया है, कुछ भी कारण हो सकता है ना। वो अच्छे तरीके से चैप्टर्स को पढ़ नहीं पाए, वो अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन को दे नहीं पाए, है ना। बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे बच्चे को एग्जामिनेशन देने तक में प्रॉब्लम हो जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन में ही फंस जाते हैं। तो वो सभी कारण से बच्चे एग्जामिनेशन अच्छा नहीं जाता है। तो मैं उनको ये भी कहूँगा कि भैया हारना नहीं है। कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, है ना, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का जो मजा है ना वो भी आएगा। ठीक है, तो आप लोग थकिए नहीं सर, बस उस दिन का ही याद करिए कि जिस दिन आपके माता और पिता बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उनका मेहनत क्या आपके मेहनत से ज्यादा है? आपका मेहनत रूम में बैठ करके केवल पढ़ना, उनको धूप में, है ना, त्योहार के समय भी कमाते हैं सर। क्यों? क्योंकि आप पढ़ सको, आप एक अच्छे लायक बन सको और एक छोटा सा एग्जामिनेशन के चक्कर में आप नहीं पीछे हट सकते हो। ठीक है दोस्त, तो उस मेहनत को फिर से लाना है, फिर से हथियार बनाना है और अब की बार मेरे भाई उससे 4 गुना जोश के साथ तैयारी करना है और एक परफेक्ट सिलेबस के साथ तैयारी करना है। इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर उसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना इस वीडियो के प्रति, इस वीडियो का रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियोस को। तो हम लोग पूरे चैप्टर्स को इस वीडियो में मेंशन करेंगे, कोई पार्ट वाइज वीडियो नहीं आएगी, आपको एक ही वीडियो में पूरा कंसेप्ट दे दूंगा सिलेबस का। ठीक है, और ये जो मैं लिख रहा हूं ना, अभी तक सभी प्रश्न यहीं से आया है, इसका रीजन है वो आगे वाले पेज में है, ये देख सकते हो। ये मैंने आपके सामने, देखो दोस्तों, मैं अच्छे से क्लियर करता हूं। देखो, ये हमने हिंदी का सिलेबस तैयार किया। सबसे पहला मेरा स्टेप क्या था कि 2023 में किस किस सेक्शन से सवाल आए हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हो 2023 में जो सवाल आए हैं, जो आपका नियरेस्ट एग्जाम हुआ है ना। 2022 का नियरेस्ट एग्जाम देख लो, है ना। अगर आप 2021 का देखते हो, 2021 का देख लो और 2020 का देख लो। ये 4 ईयर के मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर थे। तो इन 4 साल का मैकअप करते हैं, पूरा मिलाते हैं, तो लगभग जो सीरीज बनता है ना पढ़ने का, पैरामेडिकल के हिंदी का 15 में 15 का स्कोर का, वो आगे सिलेबस में रहेगा। ठीक है, और ये 2019 का जो है सेक्शंस, है ना, किससे कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए वो भी मैंने मेंशन किया मेरे भाई। यही सब करते हुए 2018 तक का देख सकते हो। लगभग आपके 11 चैप्टर, हर एक साल 11 चैप्टर आ रहा है, किसी साल 2 चैप्टर अल्टरनेट हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है। ठीक है, ये तो हो गया। इधर आप फिजिक्स का देख सकते हो। बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स में दिक्कत होता है कि सर फिजिक्स का सवाल बहुत टफ आता है मेरे भाई, टफ आता है। टफ के लिए तैयारी करना पड़ता है। देखो 11th 12th ही आता है आपके एग्जामिनेशन में, फिजिक्स हो चाहे बायोलॉजी हो चाहे केमिस्ट्री हो, साइंस का पोर्शन 11th 12th ही है। इसके अलावा आप कुछ भी पढ़ते हो कंपटीशन लेवल का नहीं होगा सर, नहीं बनेगा आपसे एग्जामिनेशन में। 1-2 सवाल तुक्के से बन जाएगा, लेकिन उसके अलावा अगर आप 4 या 5 सवाल कर रहे हो, यानी कि आपने 11th 12th अच्छा पढ़ा है, ठीक है, 4 या 5 स्कोर कर रहे हो, 8 में से अगर 4 या 5 कर रहे हो तो बहुत अच्छा पढ़ा है। क्योंकि सब सवाल नहीं बन पाते हैं सभी बच्चे से। देखो 2023 में 8 सवाल हैं और ये देख सकते हो कितने चैप्टर, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये जो मैंने गोल गोल घेर रखा है ना, ये चैप्टर जो है ना हर साल लगभग आया हुआ है। देखो 2023 में भी हीट, यूनिट एवं डायमेंशन, लाइट। 2022 में देखो लाइट, हीट, यूनिट एवं डायमेंशन। 2021 में लाइट देख लो, यूनिट एवं डायमेंशन नहीं है इसमें। 2020 में यूनिट एवं डायमेंशन है, हीट है, लाइट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन किया। फिर उसके बाद एक गहरे
मन से सिलेबस को तैयार किया है। इसी तरीके से 2018 तक का, इसी तरीके से सारे चीज़ों को है। सबसे पहले हम लोग दोस्त एग्जामिनेशन पैटर्न को समझते हैं, है ना, कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है। तो मैं बताऊं मेरे भाई कि इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वह 450 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका। यहां देख सकते हो ये आपका टोटल मार्क्स है 450। ये आपका टोटल मार्क्स है कितना, 450 मार्क्स का होगा। और इसी में आपका सिलेक्शन भी होगा। अगर 300 प्लस अगर आप ला देते हो तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स आपको दिया जाएगा। देखो अब साइंस में आपके 3 सेक्शंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेरे भाई बायो, ये 3 सेक्शन है। और ये तीनों का लेवल अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो कहूंगा 11th और 12th। इस बात को दिमाग में नोट कर लो। अगर आप फिर से तैयारी कर रहे हो तो 11th 12th, इसके अलावा कुछ नहीं साइंस के लिए। मैथमेटिक्स जनरल कंपटीशन 10th बेसिस, जनरल कंपटीशन 10th बेसिस। तो मैथ्स के लिए टेंशन नहीं लेना, यूट्यूब पे पिछले साल का भी कंटेंट अवेलेबल है और उससे भी आप तैयारी करोगे तो इस बार भी सिलेक्शन होगा। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये सारी चीजें हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रत्येक चैप्टर वाइज थ्योरी, एमसीक्यू, प्रैक्टिस सब कराया जाएगा। अभी स्टार्ट होगा कुछ दिनों में, घबराना नहीं। टोटल लर्निंग ऐप पे भी ये स्टार्ट होगा। टोटल लर्निंग ऐप पे भी कोर्सेज आएंगी, सारी वीडियो के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए हिंदी से दोस्तों 15 क्वेश्चंस आएंगे, मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश से 15 क्वेश्चंस आएंगे और जीके से 20 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो भाई, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना, एकेडमिक सेशन वाले होते हैं उनको थोड़ा सा दिमाग कम होता है यहाँ पे कि भैया मालूम है 90 क्वेश्चन आते हैं ना तो 90 के 90 बनाएंगे। अरे बना सकते हो 90 के 90, लेकिन 90 के 90 सही नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन ही वो क्या जिसका लेवल ना हो। भैया एग्जामिनेशन लिमिट रखता है कि इतना ही तक के बच्चा इतना ही क्वेश्चन बनाएंगे और इतना तक के बच्चे इतना ही क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे 60 क्वेश्चन हर एक बच्चा बनाएगा, 70 क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने वाले बच्चे बनाएंगे, 80 क्वेश्चन बहुत पढ़ते हैं वो बच्चे बनाएंगे, और 90 क्वेश्चन वो बच्चे जो बहुत बेहतरीन है पढ़ने के लिए, हर एक चैप्टर को अच्छे से किए, वो 90 क्वेश्चन तक जाते हैं। लेकिन बहुत कम ही बच्चे हैं, मैंने देखा है 60, 65, 70 बहुत हार्डली जाता है। कुछ कुछ बच्चे 80 तक पहुंचते हैं, लेकिन 80 तक पहुंचने वाले की हालत खराब रहता है। इस बात को याद रखना, बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो 70-80 के बीच में ही रहते हैं, ठीक है, बहुत कम ही होते हैं। जो बोलते हैं वो अलग बातें हैं, बहुत कम रहते हैं, ठीक है। चले यहाँ पे अगर बात करें दोस्त, ठीक है, तो ये तो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। टोटल 90 क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप लोग 350 या 300 भी नंबर लाते हैं तो अच्छा खासा सिलेक्शन हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन का 5 नंबर आपको मैंने एग्जामिनेशन पैटर्न बना दिया। अब देखो, अब इसका एग्जामिनेशन का टाइमिंग 2 घंटा 15 मिनट आपका एग्जामिनेशन का टाइमिंग है, ठीक है। इस बात को भी मेंशन करना, बहुत टाइम लिमिट है भाई। बहुत सारे बच्चों को टाइम लिमिट नहीं पता रहता है, टाइम लिमिट के साथ पढ़ाई करना, ठीक है। जो टाइमिंग डिसिप्लिन होता है ना, अगर वो आ गया ना एग्जामिनेशन देते समय, तो फिर एग्जामिनेशन में ऐसा माहौल क्रिएट ही नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर मालूम है क्वेश्चन तो बढ़िया था सर, बनने लायक थे अच्छे खासे एवरेज क्वेश्चन, लेकिन ना सर मैथवा बनावे के चक्कर में ना पूरा टाइम में चल गया, साइंसवा बनावे के चक्कर में ना पूरा टाइम में चल गया। भैया उतना टाइम दिए क्यों? मैंने मेथड बताया था ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, उसमें तैयारी करते है ना। मैं हर साल लास्ट में जब एग्जामिनेशन होता है तो उस समय लास्ट में मैं एक वीडियो प्रोवाइड करता हूँ बच्चों को टाइमिंग डिसिप्लिन बताने के लिए कि किस तरीके से एग्जामिनेशन देते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम वाले टॉपर्स से बात करता हूँ, है ना, तो वो बताते हैं मेरे को सर इतना मिनट तक ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सेट किया जाता है, ठीक है। चलो ये तो रहा। इसका एग्जामिनेशन मेरे भाई रिटेन फॉर्म में होता है। इसका एग्जामिनेशन रिटेन होता है, इस बात को याद रखना। रिटेन कहने का मतलब होता है OMR, है ना। OMR आप लोगों ने दोस्तों 10th पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रंगा था, है ना, 12th में भी रंगा था और पैरामेडिकल में भी रंगेंगे, ठीक है। 90 क्वेश्चन का रहेगा OMR सेट, उसी को हम लोग रिटेन फॉर्म कहते हैं। आपको रंगना है, इसमें कोई भी अभी तक से तो कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। तो इस बार भी नहीं होगा नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। पिछले बार के अप्रॉक्सीमेट बताओ 2023, 22, 20, 19 कोई भी एग्जामिनेशन नेगेटिव नहीं था, और देखते हैं 2024 में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं ही होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और बात रही बस ये, अब हम लोग सिलेबस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो एग्जामिनेशन पैटर्न मैंने लगभग सारी बातें बता दी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वेटेज जो है दोस्तों वो साइंस से ही है, ठीक है।
और मैथ का भी बहुत सारे बच्चे मैथ 15 में 15 आउट ऑफ कर ही देते हैं, लेकिन 14 में मान के चलता हूँ कि एक क्वेश्चन हर साल टफ आ जाता है। चलो साइंस में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फिजिक्स वाले सेक्शन से कि फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है ना। बाइलिंगुअल तो लगता तो नहीं है फिजिक्स का बाइलिंगुअल है, चलो कोई नहीं। देखो यहाँ पे इस साइड देखिए आप लोग, फिजिक्स का हम लोग सिलेबस देखते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर्स हैं। तो आप लोग यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो सबसे पहला चैप्टर आप लोगों के सामने है, सबसे पहला चैप्टर आप लोगों के सामने है यूनिट एवं डायमेंशन यानी मात्रक एवं विमा, ठीक है। और दूसरा चैप्टर यहाँ पे मैंने मेंशन किया है गति एवं बल। गति एवं बल यानी गति एवं बल के मतलब लॉ ऑफ मोशन भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, और जितने तरह की गतियाँ हैं, जैसे हम लोगों ने सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति है ना, लीनियर मोशन यानी सरल रेखीय गति, और एक आता है SH है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल लोलक गति, वो अलग है, शायद इसमें मेंशन होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो इसी के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना होगा, है ना। जितने भी टाइप्स के मोशंस होते हैं, गति होते हैं, फोर्स के बारे में पढ़ना है ना। फोर्स में आप लोगों को संवेग, आवेग, है ना, हर एक चीज़, टक्कर, सब पढ़ना है। ये सब 11th का ही सेक्शंस है। फिर उसके बाद आता है ग्रेविटेशन, यानी कि दोस्त ग्रेविटेशन का मतलब गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग तरंग गति, है ना, तरंग गति 2022 में इससे सवाल आया था, वेव मोशन। फिर उसके बाद साउंड, है ना, साउंड ये भी पढ़ना है। हीट दोस्तों हर साल आ रहा है, हीट, ताप, ऊष्मा गति, यानी हीट एक मैंने चैप्टर लिख दिया है, उसके अंतर्गत आपको 11th में 11th में पढ़ना है। 11th में जितने भी सेक्शंस हैं आप भारतीय वन बुक को फॉलो कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन है फिजिक्स के लिए, वो बुक बहुत अच्छा है। बाकी कंटेंट हम लोग उसी से लाएंगे, 11-12 से ही लाएंगे, और यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे हर एक चैप्टर्स को, ठीक है। चलिए, प्रकाशिकी जिसको हम लोग लाइट कहते हैं, लाइट में दोस्तों आप लोग पूरा पढ़िएगा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, दर्पण, लेंस, है ना, प्रकाशीय यंत्र जिसको हम लोग खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं, टेलीस्कोप यानी कि, है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सब यंत्र हैं, उसको भी पढ़ना है ना। मतलब प्रकाश की यानी लाइट से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष, है ना, ये सारी चीज़ें। अगला जो चैप्टर है स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इससे भी सवाल आते ही हैं। इससे नॉर्मल सवाल अभी तक से मैंने देखा है बहुत ही ईजी सवाल आए हैं, ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन आया है, ज़्यादा अंदर से क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन लाइट से अंदर से क्वेश्चन आ गया, हीट से बहुत अंदर से आया, हीट से इंजन से सवाल आया था, है ना, बहुत तरह तरह के सवाल आते हैं। चलिए यहाँ पे दोस्तों विद्युत धारा, विद्युत धारा इस बार 2023 में मालूम है ग्रेविटेशन से एक सवाल था, गुब्बारा वाला। गुब्बारा वाला कुछ था नहीं, आभासी भार का फार्मूला था, है ना, आभासी भार का फार्मूला था R × G+A वाला जो फार्मूला था ना, बस वही था। ये R का वैल्यू था तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में रखते थे, ठीक है। और यहाँ पे एग्जामिनेशन ने क्या किया था ना, F का मतलब क्या होता है, F बराबर आप लोग को पढ़ेंगे M है, और ये जब R, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, आभासी भार कहते हैं। तो ज़्यादा टफ सवाल थे नहीं उतना भी, लेकिन कुछ कुछ सवाल बहुत ही अंदर अंदर से थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। सर इस बार तो सवाल मैग्नेटिज्म का मालूम है बहुत अंदर से पूछ दिया सर, मैंने खोजा सारी चीज़ों को, एक क्यूरी से रिलेटेड था, कंसेप्ट था। देखो नोमेरिकल नहीं आया है, नोमेरिकल अगर आप ध्यान दोगे तो 2 नोमेरिकल मैक्सिमम रहता है, बाकी जो 6 क्वेश्चन है वो थ्योरिकल रहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सारा थ्योरी से रहेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है ना, लेकिन नोमेरिकल 1 से 2 ही रहते हैं, उतने भी टफ नोमेरिकल नहीं रहते हैं, ठीक है। फार्मूला बेस्ड सारे सवाल आते हैं, मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ, है ना। प्रत्यवर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट, एसी करंट को भी पढ़ना है, एसी करंट के। और लास्ट जो हम लोग मेंशन कर दिए हैं आधुनिक भौतिकी, इससे सवाल अभी तक से एक भी बार नहीं आया है। मैंने फिजिक्स वाला जो सेक्शन दिखा था ना, मैंने आधुनिक भौतिकी अभी तक से नहीं लिखा है, तो ये इसको मैंने ऐसे ही डाल दिया है, ऊपर ऊपर से इसको पढ़ना है, बाकी सबको अंदर अंदर से पढ़ना है, भीतर से, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्त बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम लोग 2 सेक्शंस में रखे हैं, एक जूलॉजी एक बॉटनी। अब जूलॉजी के अंदर में भी 2 सर्द है ना, एक मनुष्य आकृति, एक वर्गीकी, है ना, इसके 2 अंदर कर दिए जूलॉजी में भी, जंतु विज्ञान में भी। अब देखो ह्यूमन जो है, मनुष्य आकृति में क्या है दोस्त, तो सबसे पहला जो चैप्टर आप लोग को स्टार्ट करना है वह स्टार्ट करना है दोस्तों
पोर्शन है। देखो ये सीरीज में बता रहा हूं कि आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ना है। आप लोग अपने कॉपी कलम लो, चुपचाप सिलेबस को नोट करो और जहां पढ़ते हो वहां पे चिपका दो और जल्दी जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट करो, टिक आउट करो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा सर, ठीक है। फिर उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम्स यानी पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन, है ना, और क्या है नर्वस सिस्टम प्लस ग्लैंड। यानी कि दोस्तों नर्वस सिस्टम का मतलब क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र, और दोस्तों ग्रंथि, है ना, ग्लैंड्स मतलब ग्रंथि होता है। स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र को पढ़ेंगे, हड्डी से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं, है ना, प्रजनन तंत्र, और फिर क्या है ह्यूमन डिजीज यानी कि, है ना, मानवीय रोग, है ना। फिर सेल एंड सेल थ्योरी यानी कोशिका और कोशिका का सिद्धांत और कोशिका का विभाजन। अगर इन सब को एक साथ करें तो सेल चैप्टर देते हैं। ये डिवाइड किया हुआ आप लोगों को, सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन, है ना, वो इसी के अंतर्गत ही आ जाता है। अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स आपके चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में, है ना। मानव संवेदी अंग, देखो बायोलॉजी से मेरे भाई 9 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स से 8 क्वेश्चन और बायोलॉजी से 9 क्वेश्चन। अब देखो भैया याद रखना, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर 9 क्वेश्चन के लिए हम इतना पढ़ें, तो मैं कहूँ ना बउआ ध्यान रखना, एक क्वेश्चन भी जिस चैप्टर से आता है ना उस चैप्टर को पूरा खंगालना पड़ता है। आपका तो भैया 9 क्वेश्चन आ रहा बायोलॉजी से, तो पूरा बायोलॉजी खंगालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कभी भी, ठीक है। और बाकी मानव संवेदी अंग हो गया, ये 12 चैप्टर हमारे किस में हो गए, मानव अंग। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, है ना, यानी कि जीवों का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण करेंगे यानी कि किसका वर्गीकरण क्या है, जगत वर्गीकरण। फिर जंतु जगत यानी कि कहने का मतलब है एनिमल किंगडम को प्रॉपर पूरे तरीके से डिवाइड करेंगे, वर्गीकरण करेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं, क्योंकि सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। कवक को, वायरस, एडम, बैक्टीरिया, यानी ये जितने भी वर्गीकरण आपको दिख रहे हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से जंतु किस के अध्ययन में करे जाते हैं, ये सारी चीज इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। अब आता है दूसरा, आता है बॉटनी दोस्तों। तो वो बॉटनी का क्या है जरा उसको भी देख लीजिए। बॉटनी में आपको दोस्तों 4 चैप्टर मेनली रूप से पढ़ने, ये 4 चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। जैसे पादप का वर्गीकरण, है ना, जैसे जंतु में भी बहुत तरह के जंतु होते हैं, कोई सांप आता है, कोई बिच्छा आता है ना, कोई जानवर आता है, जैसे शेर आ गया, तो शेर किस में रहेगा, हम लोग भी एक जंतु हैं तो हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे, तो ये सारा कैटेगरी यहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये तो हो गया। प्लांट आंकिकी पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत पादप रोग और प्लांट हार्मोन्स, यानी कि पादप में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है ना, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछा हुआ था इसीलिए याद है मेरे को, वृद्धि हार्मोन। अब चलो केमिस्ट्री का सिलेबस देख लेते हैं। केमिस्ट्री का सिलेबस भी बहुत बड़ा है ना। जैसे 11th का परमाणु संरचना, रेडियो एक्टिविटी, है ना, फिर उसके बाद है सॉल्यूशन एंड क्या कहते हैं, सॉल्यूशन यानी कहने का मतलब विलयन, है ना, विलयन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको हम लोग सुधार देंगे, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। विलयन चैप्टर, जिसमें विलियन चैप्टर में आपको मोल कंसेप्ट और न्यूमेरिकल सबको इंक्लूड कर लेना है। फिर इक्विवेलियम यानी कि संतुलन, इसको भी आपको पढ़ना है क्योंकि इस बार एग्जामिनेशन में आया हुआ था सर रिएक्शन के थ्रू, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ना है ना। रासायनिक प्रतिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शंस दोस्तों आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एग्जाम्स में अगर नहीं भी पूछे जाते हैं तो वो रिएक्शन करते समय जो क्वेश्चंस बनते हैं वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है रिएक्शंस, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलीमर 2022 में पूछा हुआ था, 2023 में तो इससे सवाल नहीं आया लेकिन 2022 में आए थे। देखो एसिड एंड बेस यानी अम्ल एवं क्षार भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम्स में आ जाते हैं। एक रिएक्शन दे देगा जैसे BH3 क्या है, लुईस अम्ल है, लुईस क्षार है, लुईस उदासीन है, इनमें से कोई, तो आपको पता रहेगा। तब आप पढ़िएगा तो इस चैप्टर को तो सारा इस चीज़ में आपको सारे रिएक्शंस को बताया जाएगा कि कौन लुईस अम्ल है या लुईस अम्ल का निर्माण किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ आपको बताई जाएंगी। फिर आ जाता है दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, है ना, दोनों को जब होता है तो उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन यानी कि
ऑक्सीकरण, और एक होता है अवकरण, है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, रिडक्शन को हम लोग कहते हैं अवकरण, ठीक है। फिर उसके बाद गैसेस एंड लॉ, यानी गैस और उसके नियम को भी पढ़ना है ना, जैसे गेल-ल्यूसेक का नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, ये सब गैस के लॉ में है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यानी दोस्तों हम लोग कह सकते हैं आवर्त सारणी का वर्गीकरण, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है तो आप लोग सबको सही करिएगा, आवर्त सारणी का वर्गीकरण, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों फ्यूल यानी कि ईंधन, फ्यूल यानी कि ईंधन। फिर आता है दोस्तों इलेक्ट्रो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड कैटलिस्ट, है ना। कैटलिस्ट से भी सवाल 2020 में आया हुआ था, प्लेटिनम वाला, है ना, कि वनस्पति तेल को बनाने के लिए किस तरीके का कैटलिस्ट का यूज़ होता है, तो वो दोस्तों हम लोग कैटलिस्ट वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और कार्बनिक रसायन बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको पढ़ने के लिए भी बहुत बड़ा, इसके अंदर भी बहुत सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, जैसे आपका अल्कोहल, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। कार्बन एंड इट्स कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग्स के बारे में पढ़ना है कि बॉन्ड्स कितने तरह के, तो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, कैसा रिएक्शन होता है, वो सारी चीज़ आपको सीखनी है इसके अंतर्गत। और भी है, बस अब इतना ही है सर। ये केमिस्ट्री का सिलेबस हम लोगों ने देख लिया। अब आपके सामने दोस्तों ये मैथमेटिक्स का सिलेबस मैं बताने जा रहा हूँ, इससे बाहर अब आपके एग्जाम में कभी भी नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर आप इतना चैप्टर्स को आराम से कंप्लीट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो दोस्त, सबसे पहला चैप्टर हम देते हैं, पहला चैप्टर आपका हो जाएगा नंबर सिस्टम। यहाँ ध्यान देना, ये जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ ये आपका फाउंडेशन बैच कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको हर एक वो चैप्टर पढ़ना होगा जो आपको काम देगा। कहने का मतलब मेरे भाई, जैसे नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हो, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, पहले तो आपको नंबर्स के बारे में सीखना हो कि नंबर्स कितने तरह के होते हैं, है ना। सबसे बड़ा नंबर्स कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना। सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है। फिर उसके बाद ऑड नंबर, इवन नंबर, फिर टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, एपी, है ना, एपी यानी कि अरिथमेटिक, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आपको कंप्लीट करनी होंगी। यूनिट डिजिट, है ना, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत, बहुत सारे चैप्टर्स अगर कहें तो नंबर सिस्टम के अंदर ही अपने आप में यह एक किताब कहा जा सकता है, अपने अंदर ये बहुत सारे चैप्टर्स को रखता है, ठीक है। वो चैप्टर्स को जब हम लोग क्लास के अंदर नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो कम से कम ये 20 दिन का केवल क्लास है दोस्तों, कम से कम 1 महीना नंबर सिस्टम का क्लास चलेगा, तब जाकर के आप इस चैप्टर्स में आएंगे ना तो बड़े ही स्मूथली रूप से आप मैथ को सीख सकते हैं, है ना। यानी इसको हम लोग कहते हैं बेस। ये चैप्टर का क्या नाम है दोस्तों, बेसिक मैथ कह सकते हैं इसको, है ना, बेसिक है, ये बेसिक चीज़ें। फिर उसके बाद आता है अरिथमेटिक और एडवांस, आपके एग्जाम में दोनों मेंशन है, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात से सवाल आएगा। एवरेज यानी कि दोस्तों एवरेज का मतलब हो जाएगा औसत से भी सवाल रहेंगे, आपको पता ही है हर साल सवाल आ रहा है। एज प्रॉब्लम इधर 2-3 साल से नहीं आ रहा है लेकिन बीच में आ रहा था, एज प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। देखो ये सीरीज है, सबसे पहले आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही पढ़ना है दोस्त। फिर उसके बाद एवरेज लगे हाथ पर, यार लगे हाथ इन दोनों चैप्टर को निपटा दिए तो लगे हाथ आपको एवरेज प्रॉब्लम को निपटा लेना है, क्योंकि ये 3 चैप्टर अरिथमेटिक का दादा से जो ऊपर होते हैं ना वो हैं, दादा से जो ऊपर है वो हैं, ठीक है। आप लोग इनको परदादा कह दीजिए, है ना, और ये सब इनके दादा और उनके नीचे ये सब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पार्टनरशिप यानी साझेदारी देखने को मिलता है, अगर आप इस चीज़ को कर लेते तो आपको ITI का भी सिलेबस कवर ही हो जाएगा। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी से भी सवाल को हम लोग कर लेंगे। पार्टनरशिप भी कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, ये 2 से 3 दिन का चैप्टर है, कंसेप्ट कर लीजिए और कम से कम 50-60-100 क्वेश्चंस लगा लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अब आता है दोस्त परसेंटेज। उतना करने के बाद अब हम लोग परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे, उतना करने के बाद अब हम लोग परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करेंगे, फिर डिस्काउंट चलेगा, फिर SI एंड CI यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी तक से तो सवाल आए नहीं हैं और उतने भी लेंदी सवाल आते नहीं, आते तो नॉर्मल सवाल ही आते हैं, तो इसको भी करेंगे। फिर उसके बाद यूनिटरी मेथड से सवाल आ रहे हैं तो यूनिटरी मेथड को करेंगे, एककी नियम जिसको हम लोग कहते हैं। फिर लगे हाथ दोस्तों यूनिटरी मेथड जैसे ही कर लेते हैं आप, तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे टाइम एंड वर्क, है ना, टाइम एंड वर्क को आपको करना है। यहाँ पे जो नेक्स्ट चैप्टर जो मैंने लिखा है वो है दोस्तों टाइम एंड वर्क,
ठीक है। टाइम एंड वर्क करने के बाद दोस्तों आपको पाइप एंड क्रिस्टन, यानी कि टाइम एंड वर्क को हिंदी में हम लोग कहते हैं दोस्तों क्या, ये समय एवं कार्य, और पाइप एंड क्रिस्टन का मतलब हो जाएगा पाइप एवं टंकी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस भी पढ़ना है। टाइम एंड डिस्टेंस का मतलब समय एवं दूरी या समय एवं चाल भी कुछ इसको कहते हैं, टाइम एंड स्पीड भी कह देते हैं इस चैप्टर को, तो आप जो कह सकते हैं टाइम एंड डिस्टेंस मैं कहता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इसी का भाग है ट्रेन। तो हम लोग अब की बार क्या किया, सारे टॉपिक्स को अलग किए हैं, ठीक है। पिछला बार क्या था ना कि टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन बोट, लेकिन इस बार क्या है कि आपको सारी चीज़ें अलग अलग बेहतरीन ढंग से सीखिए, ताकि ये जो जितने भी चीज़ें आप पढ़ें तो वो आगे भी आपके लिए काम दे, है ना, ये चीज़ें आगे भी काम दे। फिर उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस का ही ये भी टॉपिक्स है, अलग किया हुआ है। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में दो तरह के पढ़ेंगे, 2D पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 3D पढ़ेंगे। 2D का मतलब आयत, विकर्ण, त्रिभुज, वृत्त। 3D में गोला, घन, घनाभ, ये सब चीज़ें हम लोग 3D में पढ़ेंगे, प्रिज्म। फिर उसके बाद अलजेब्रा यानी बीजगणित, है ना। बोट एंड स्ट्रीप का मतलब होता है दोस्त नाव एवं धारा, ठीक है। एलिगेशन एवं मिक्सचर, यानी एलिगेशन को हम लोग एलिगेशन रखेंगे, मिक्सचर को मिश्रण कहते हैं, ठीक है। एलिगेशन को एलिगेशन ही कहते हैं। ये टेक्निक बहुत अच्छा है, ये जो एलिगेशन और मिक्सचर है ना, ये लगभग हर एक चैप्टर में यूज़ हो ही जाता है, तो इसको भी पढ़ लेंगे बीच बीच में, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में ये कोई अलग से कोई चैप्टर को हम लोग नहीं क्रिएट करेंगे। हाँ, उस टाइप के क्वेश्चंस को करवा देंगे जिस टाइप के आपके एग्जाम के लेवल तक के हैं, ठीक है। ये तो गणित का हो गया। अब थोड़ा सा इंग्लिश का देख लो। इंग्लिश का क्या चैप्टर्स रहे, 15 क्वेश्चन जो है वो किस किस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने पहला चैप्टर मैंने मेंशन करा है ना। ये क्या है दोस्तों, पैसेज विथ सिनोनिम्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। यानी जो पैसेज, एक पैसेज देगा, जैसे आप लोग 12th में देते थे ना, तो वो पैसेज दे देगा और उस पैसेज से आपको दोस्तों कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस रहेंगे, और कुछ दोस्तों आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के सवाल रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी सवाल एक देखने को मिलेगा, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद करना होगा। यंग वन ऑफ एनिमल एंड होम, इससे भी सवाल आएंगे, ठीक है। आइडम्स एवं फ्रेज, फिर उसके बाद नंबर्स, और ये 6 नंबर क्या मिस कर दिया भाई, अच्छा इसको मैं बताता हूँ, लास्ट में बताता हूँ। अभी जो है फिर अगला है जो दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग पढ़ लेंगे पूरा नाउन, प्रोनाउन, है ना, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा। फिर उसके बाद करेक्ट और इनकरेक्ट, इसको एक ही चैप्टर में रखना चाहिए था हम लोग को। करेक्ट और इनकरेक्ट ये वर्ड में भी आता है और सेंटेंस के साथ भी आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा दोस्तों सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, वो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आता है, तो वो चीज़ें याद करनी पड़ती है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, आइडम्स एवं फ्रेज हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, ये सब आपको शुरू से 10-10, 12-12 क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे, तब जाके होता है सर। ये कहाँ से क्वेश्चन घुसाएगा किसी को पता नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा चीज़ है, ये डिक्शनरी कह सकते हैं ये। तो आपको प्रॉपर अभी से ध्यान देना है, तब जाकर के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 15 आउट ऑफ 15 अगर करने की सोच रहे हैं तब उस तरीके का तैयारी भी होता है सर, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों जो चैप्टर मेंशन किया गया है वह पंचुएशन किया हुआ है, सफिक्स, प्रीफिक्स, आर्टिकल, फिर सिंटैक्स, टेंस, वॉइस, नरेशन। टेंस से तो सर हर साल सवाल आ रहा है, वॉइस और नरेशन से अभी तक से ये 2 चैप्टर से सवाल नहीं आया है, लेकिन पढ़ना हम लोगों को जरूरी है ना, क्योंकि सवाल घुसा सकता है बीच में, तो उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। हल्का हल्का नॉलेज जरूर ले लेंगे, क्योंकि अगर सवाल आ जाए तो हम लोग बना सके, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल से भी सवाल पूछे गए हैं, सफिक्स एंड प्रीफिक्स से भी सवाल आए, यानी हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं हिंदी में, है ना। हिंदी में भी सवाल आया ही है, उपसर्ग एवं प्रत्यय को मेंशन किया गया है। अब ये देखिए हिंदी का देख लीजिए। हिंदी को दोस्तों क्या किया है मैंने ना, अगर आप देखोगे तो हिंदी को ग्रुप्स में मैंने डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, 4 डिवाइड किया है। अब देखो ग्रुप ए में क्या क्या पढ़ना है इसको समझो पहले। ग्रुप ए में दोस्तों आपको स्टार्ट करना है वर्णमाला से, शुद्ध और अशुद्ध। ग्रुप ए का सिलेबस देखो, ग्रुप ए का सिलेबस क्या है, तो वर्णमाला, वर्णमाला के बाद आप अगर ध्यान दोगे तो अशुद्ध और शुद्ध शब्द के बारे में देखेंगे, बहुत सारे सवाल को करेंगे। ये जो है ना शुद्ध और अशुद्ध शब्द, ये आपको न्यूज़पेपर्स,
किताब पढ़ने से आएंगे दोस्तों। अगर आप डेली बेस में हिंदी का आर्टिकल देखते हो तो वो आपको लैंग्वेज याद हो जाता है कि नहीं, हौसला जो है ना वो उस तरीके से लिखा था, मैंने पेपर में एक जगह देखा था, मैंने किताब में पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें ना दोस्त, ये सारी चीज़ें ना आपको इसी तरीके से होगी। फिर संधि, उपसर्ग एवं प्रत्यय, समास और शब्द, ये जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको दिखाया 6 चैप्टर, ये आपको ग्रुप ए में पढ़ना है। अब ग्रुप बी में क्या पढ़ना है हिंदी में, जरा इसको देखिए। अब ग्रुप बी में है ना वो थ्योरिकल पार्ट्स है, जैसे संज्ञा, लिंग, वचन। देखो लिंग से हर साल सवाल आ रहा है, मैंने फर्स्ट में ही दिखाया है, और पूरा वीडियो को देखा करिए, लंबा वीडियो हो रहा है लेकिन हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर में बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियोस को शेयर भी करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। वचन पढ़ेंगे, कारक से सवाल आ रहा है, सर्वनाम से एक बार आया था, ठीक है, उसके बाद नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़िए, छोड़ना नहीं है। विशेषण हो गया, विशेषण से अल्टरनेट में आ रहा है क्रिया, वाच्य, काल और अवयव। ये आपका ग्रुप बी का सेक्शन का ये सारे चैप्टर्स हैं। अब ग्रुप सी में कौन कौन सा, अब ग्रुप सी में वही है जो आपको याद करने वाले हैं। जैसे ग्रुप सी में मैंने क्या, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ, ये 2 चैप्टर्स जो समझने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ ये 2 चैप्टर से सवाल नहीं आते हैं, इसलिए मैंने इसमें मेंशन कर दिया। बाकी ये जो 3 चैप्टर मैंने लिखा है भैया, ये 3 चैप्टर आपको अभी से, आप इसी वक्त से स्टार्ट कर दीजिए सर। कंपटीशन आपका बहुत सारे लोगों से होगा। आप जो कहते हो ना कि सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका रीजन खोजो, उसका रीजन खोजो। बहाना जिंदगी में कभी मत मारना कि उसकी वजह से नहीं हुआ। यार लाइफ का जो डोर होता है ना, वह केवल और केवल आपके पास होता है और किसी के पास नहीं होता, इस बात को याद रखना। तुम्हारा डोर तुम्हारे पास है, और लाइफ में हर कोई काम जो होता है ना वह रीजन से होता है। हर काम रीजन से होता है, बिना रीजन का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो हर कोई काम रीजन से होता है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आप लोगों के बीच में, कुछ ना कुछ रीजन है, और उसी रीजन को लोग खोजने के लिए इस लाइफ में मिलते हैं। जिसको वो रीजन मिल जाता है वो सक्सेस हो जाता है, जिसको रीजन नहीं मिल पाता है वो अपने प्रोसेस में खोजने में जारी रहता है। इसलिए लोग कहते हैं कि तैयारी कर रहा था किसी और चीज़ का, हो गया किसी और में। उसको पता था कि अब इधर नहीं होगा, अब इधर होगा, वह उधर छोड़ करके इधर मेहनत करने लगा, इसका हो गया। वही होता है सक्सेस, ठीक है। तो ये चैप्टर से पर्यायवाची, विलोम, मुहावरा, लोकोक्ति, ये 3 चैप्टर से हर साल नित्यम देन, शुद्ध अशुद्ध और स्त्रीलिंग पुल्लिंग, संज्ञा, ठीक है, इससे सवाल रहेंगे। अब देखो, अब एक और चैप्टर ग्रुप डी देखो आप लोग, ग्रुप डी देखो 11th, ग्रुप डी में पहले तो हिंदी साहित्य पढ़ो, लेखक के बारे में पूरा, लेखक की अवधि के बारे में पूरा पढ़ो, ठीक है। और दूसरा जो किताब है, जो 2 क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, वह कहाँ से आ रहे हैं सर? मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, तब जाकर के ये टैगलाइन लिखा है क्लास 12th, और क्लास 12th से ही आ रहा है, एनसीईआरटी के बुक से आ रहा है बाबू। 3 क्वेश्चंस इस बार भी आए, पिछले साल भी आए, उसके पिछले साल भी आए हुए, क्लास 12th के बुक से आ रहे हैं, एनसीईआरटी से आ रहे हैं भैया। ये सारी एनसीईआरटी के बुक्स के भी पढ़ने पड़ेंगे। 3 क्वेश्चन सर, 15 नंबर सिलेक्शन हो जाएगा 15 नंबर में। किसी का 5 नंबर से छूट जाता है जब कट ऑफ में नाम नहीं आता है, तो है ना। तो इसीलिए मेहनत जारी रखना पड़ेगा दोस्त। बहाना मत मारो, बहाना मत मारो कि फलाने टीचर से नहीं पढ़े तो नहीं हुआ। अगर इस टीचर से पढ़ते, टीचर सर कुछ नहीं करता है, हम खुद बोलते हैं हम कुछ नहीं करते हैं, हमारा स्टूडेंट करता है। हम तो केवल उसको यही बताते हैं कि हिंदी साहित्य पढ़ो, हिंदी साहित्य में तुलसीदास पढ़ो, प्रेमचंद पढ़ो, है ना, सुमित्रानंदन पंत पढ़ो, सुभद्रा कुमारी चौहान पढ़ो, रसखान पढ़ो, बिहारी पढ़ो, कबीर पढ़ो, है ना, उनको पढ़ो। पढ़ते तो सरा स्टूडेंट है, और वही सिलेक्शन भी लेते हैं, और उनमें से किसी का सिलेक्शन ना भी होता है तो घबराने वाली बात क्या है सर? आज उसका हुआ है, कल अपना होगा, है ना। कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा, अब आ गया है आपका टाइम, उड़ा लो, ले लो, आप ही की बारी है सर, ले लो। चलो, ये हिंदी का सिलेबस था। अब थोड़ा सा जीके के ऊपर विचार कर देते हैं। जीके का सिलेबस को भी हम लोगों ने थोड़ा सा गौर किया और देखा
तो ये कुछ इस तरीके के सिलेबस हम लोगों को रोहित सर ने दिया है। कहा है कि सर इस टाइप के ही सवाल अभी तक से देखने को मिल रहे एग्जामिनेशन में। देखो जीके बहुत बड़ा है सर, जीके को लिमिटेड में पढ़ना पड़ेगा, और जीके का कोई गारंटी नहीं है कि आपने जो पढ़ा वही आएगा, ऐसा कोई गारंटी भी नहीं है। कोई भी कितनों भी आपके बड़े में बड़े हो जो कंपटीशन की तैयारी कर, उनसे पूछ लेना कि सर जीके पढ़ लेंगे तो क्या सिलेक्शन हो सकता है। भैया कितनों जीके पढ़ लोगे, हो सकता है 5 क्वेश्चन लड़े, 10 क्वेश्चन लड़े, 12 क्वेश्चन लड़े। जब PYQ आ गया तो बहुत अच्छा है, PYQ नहीं आया तो नहीं लड़ेगा। कुछ क्वेश्चन देखो, हिस्ट्री से प्री हिस्टोरिक सिंधु सभ्यता पढ़ना है। एशियंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, तो देखो एशियंट हिस्ट्री में बुद्ध धर्म पढ़ेंगे, जैन धर्म पढ़ेंगे, मौर्य वंश, गुप्ता वंश और वैदिक सभ्यता, है ना। ये आपको दोस्तों एशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास में ये चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, ठीक है। और मुगल साम्राज्य को भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अब देख लो, अब देखो वर्ल्ड जियोग्राफी, हिस्ट्री और भी है क्या, नहीं, इतना ही पढ़ना है आपको। अब वर्ल्ड जियोग्राफी क्या है, सौर मंडल के बारे में पढ़ना है, पृथ्वी की काल्पनिक रेखाएं, आंतरिक संरचना, वायुमंडल, महाद्वीप और नदी और उसके किनारे बसे शहर। स्टैटिक्स का ही पार्ट है लेकिन इसको वर्ल्ड वाला पढ़ेंगे, है ना। 2022 में इंडिया से रिलेटेड आया हुआ था, नदी एवं उसके किनारे बसे शहर। जैसे इंडियन जियोग्राफी में भारत का विवरण पढ़ेंगे, पड़ोसी देश, भारत की कृषि, भारत का नदी एवं उसके किनारे बसे शहर, और भारत की झील के बारे में देखेंगे कि कौन सा झील ऊंचा है, कितना ऊंचा है ना। खारा पानी, मीठा पानी, कड़वा पानी, सब पानी पढ़ेंगे सर, टेंशन काहे लेते हैं आप लोग। फिर स्टैटिक्स जीके पढ़ेंगे। स्टैटिक्स जीके में जो भी करंट से रिलेटेड है ना, करंट अफेयर और स्टैटिक्स जीके ये दोनों सिमिलर है। जैसे कहने का मतलब है कोई एक घटना घटा, अब उसके पूरे हिस्ट्री, पास्ट, फ्यूचर सबको खंगाल करके उसको हम लोग स्टैटिक्स में डाल देंगे, ठीक है। अब मिसलेनियस आपको पढ़ना है, जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला, है ना, ये सब चीज़ें हम लोग मिसलेनियस में देख लेंगे। प्ले एंड प्लेयर यानी खेल एवं खिलाड़ी के बारे में जानेंगे, आपको पता है कि सवाल आते ही हैं। अब देखो इतिहास में और भी है, मध्यकालीन इतिहास, वो तो एशियंट हिस्ट्री था। अब मध्यकालीन इतिहास देख लो, यानी वो प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग बात करते। देखो अरबों का आक्रमण, तुर्क का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश, ये 4 टॉपिक्स हम लोग मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए तो सर बहुत कुछ है, लिमिट करना पड़ेगा। देखो अब देखो आधुनिक इतिहास में आपको मुगलों का पतन, यूरोपियन कंपनी, और देखो यहाँ पे बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, कहते हैं ना कि क्या कहते हैं सर, आगे देखो चलो, 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, है ना, कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, संविज्ञा आंदोलन कब हुआ, नमक सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, ये सब चीज़ें। सिख स्टेट, है ना, सिख स्टेटमेंट कह सकते हैं, सिख के रिलेटेड जितने भी पंजाबी हैं, है ना। जैसे 2020 की 21 में एक सवाल आया हुआ था कि गुरुमुखी, है ना, गुरुमुखी लिपि किनके द्वारा लिखा गया था, तो गुरु अंगद के द्वारा था। तो वो सब हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अब वर्ल्ड हिस्ट्री को भी मेंशन करना पड़ेगा। विश्व इतिहास, फ्रांस का, अमेरिका का तो सर अमेरिका के रिलेटेड जितने भी टॉप मॉडल के जितने भी स्मारक, जितने भी चीज़ें हैं ना, वो सब स्टैटिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हर साल देखा जा रहा है कि अमेरिका से एक सवाल देखने को मिल रहा है सर, है ना। अब देखो अब पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, तो पॉलिटी में इतना ही टॉपिक है, संसद तक का आपके पास टॉपिक्स है, ठीक है। अब देखो संविधान सभा पढ़ना है, संविधान के विदेशी स्रोत, संविधान की अनुसूची, मौलिक अधिकार, है ना, राज्य के नीति निर्देश तत्व, साथ ही साथ मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद को पढ़ना है। और इधर देख लो न्यायपालिका में 2 न्यायपालिका पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट नहीं पढ़ेंगे सर, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह और पंचायती राज व्यवस्था को भी इंक्लूड कर दिया गया, क्योंकि इस बार 2023 में इससे सवाल देखने को मिले थे। तो ये तो आपका रहा जीके। अब इसी के साथ ये हमारा यहीं पे ये सिलेबस हमारा एंड होता है। प्रॉपर आपको सिलेबस दे दिया गया है ना। 30 से 40 मिनट की वीडियो हो गई है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। और टोटल लर्निंग ऐप पे आप लोग देखते रहिएगा, कोर्सेज बहुत जल्दी आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर कोर्स कब आएगा। बाबू कोर्स आएगा, अभी तो रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट का इंतजार करते हैं। तब तक आपको मैंने चैप्टर्स बताएं, इस चैप्टर्स के ऊपर काम करिए। बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, चैनल पे मिल जाएगी, आप जा करके देख लीजिए। और इस वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपना प्यारा सा कॉमेंट जरूर इस सिलेबस के प्रति बताइएगा, है ना। और
इसीलिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा शायरी लेकर के आया हूँ, है ना, जो कहते हैं मेहनत नहीं करना चाहिए और जो बहाने मारते हैं सर, कहते हैं ना, ये इस दिन की खुशी के लिए आप लोग ना वो बहाना को छोड़ दो। कहते हैं कि तेरी हंसी पर मैं तो मरता हूँ, तू हमेशा खुश रहे। कहते हैं तेरी हंसी पर ही तो मैं मरता हूँ, तू हमेशा खुश रहे। रब से यही दुआ तो मैं करता हूँ, तेरे सपनों को एक दिन पूरा मैं करके दिखाऊंगा। जो सपने तोड़े थे मेरे लिए, उन सपनों को कदमों में तेरे झुका करके लाऊंगा, है ना। ये माँ के लिए एक छोटा सा शायरी था दोस्तों, है ना। आप लोग याद करना यार, उस दिन का याद करो जिस दिन यार आपके मम्मी पापा बिना थके बिना किसी बहाने के यार काम करते हैं, चले जाते हैं, और आप लोग यार मेहनत करने से, केवल स्टडी रूम में बैठने से आपको दिक्कत होती है कि मैं इतना घंटा क्यों पढूं। भैया उस दिन को इंतज़ार करो ना कि जिस दिन त्यौहार होता है और आपके पापा त्यौहार न मना करके वो जाते हैं कमाने के लिए कि नहीं त्यौहार है, कुछ सामानें बिकेंगी तो घर में पैसा आएगा, तो मैं अपने बेटे के लिए या बेटियों के लिए ये चीज़ करूँगा। यार उस दिन को याद करो ना, और उस दिन को भी याद करो कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप मान लिया जाए आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं, तो आप उस दिन पापा की जो खुशी होगी ना, मम्मी की जो खुशी होगी ना, उस दिन को इमेजिन करो और अपने आप को मेहनत करो, बहाना मत मारो। केवल मेरा यही कहना है दोस्त। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।